वालेकुम। अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 3 जो है आज हमारा होगा और उसी सिलसिले को जारी रखेंगे। जो टर्मिनोलॉजी हमने शुरू की थी उसको हम कोशिश करेंगे ख़त्म कर लें और फिर जो है इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और शेयर करके बेल आइकन को भी दबाएं। अच्छा जी, तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे बेड डेट। बेड डेट या अनकलेक्टेबल किसे कहते हैं? बेड डेट्स यानी आपने अकाउंट रिसीवेबल किया लेकिन यानी आपने किसी को कर्ज़ दिया और वो कर्ज़दार जब भाग जाता है, आपको पता चल जाता है कि बस ये कर्ज़ा डूब गया, तो उस डूबे हुए कर्ज़े को हम बेड डेट बोलते हैं। डाउटफुल डेट किसे कहते हैं? डाउटफुल डेट इसे कहते हैं कि आपका अंदाज़ा है कि इस साल मुझे 5% लोग या 10% लोग या 1 लाख रुपए में से 1000 रुपये ये क्या होंगे? ये बेड डेट होंगे, तो उसको हम डाउटफुल डेट कहते हैं। डाउटफुल मीन कि ये आपका शक है कि ये कर्ज़ा डूबेगा। रिज़र्व फॉर बेड डेट किसे कहते हैं? आप इन बेड डेट को कवर करने के लिए कुछ रिज़र्व रखते हो, यानी फ्यूचर में अगर बेड डेट हो जाए तो उस रिज़र्व से आप उस नुकसान को क्या कर लो? पूरा कर लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आप लोग सीख ले, ये बहुत ज़रूरी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उस खर्चों को कहते हैं जो खर्चे हुए हो जाते हैं लेकिन उसकी अदायगी अभी बाकी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक मज़दूर ने काम किया लेकिन उसकी तनख्वाह बाकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इश्तिहारबाजी की, सही है, उसके पैसे भी बाकी हैं, यानी खर्चे हो गए लेकिन उसकी अदायगी बाकी हो, उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कहते हैं और इसको एक्रूड एक्सपेंस भी कहते हैं या अनपेड एक्सपेंस भी कहते हैं। ये लायबिलिटी होती है। प्रीपेड एक्सपेंस किसे कहते हैं? वो खर्चे जो आप एडवांस में अदा कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को पैसे दिए और आपने उसको कहा कि मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट कर लो, लेकिन पैसे एडवांस में दिए या किराया आपने एडवांस में दिया। अच्छा, अन इनकम किसे? प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं ये एसेट्स होते हैं। अन इनकम इसे बोलते हैं, यानी वो इनकम जो अभी आपने कमाया ना हो। किसी ने आपको पैसे दिए कि मेरे लिए ये कुर्सी बना लो, लेकिन अभी आपने वो कुर्सी नहीं बनाई, यानी आपने अभी उसको उसूल तो पैसे तो उसूल कर लिए लेकिन वो काम आपने अभी नहीं किया। अच्छा, एक्रूड इनकम इसका उलट है कि आपने काम किया है, आपने अर्निंग की है लेकिन उसके पैसे आपको नहीं मिले। अच्छा, एसेट किसे कहते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये एसेट्स बहुत गौर से सुन ले। हर वो वैल्यूएबल चीज़ जो कारोबार के मलकियत में हो एसेट्स कहलाती है। सही है। 3 फीचर उसके होते हैं कि ये लीगल टाइटल ऑफ ओनरशिप इसका होता है, इसको आप इस्तेमाल करोगे और इसको आप सेल भी कर सकते हो। सही है। अच्छा, करंट एसेट के फिर किस में? करंट एसेट किसे कहते हैं? वो एसेट जो आसानी से कैश में कन्वर्ट होते हो या आसानी से कैश में तब्दील होते हो। सही है, 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हो, तो उसको हम करंट एसेट कहते हैं। करंट एसेट के मेन चीज़ें कौन सी हैं? कैश है, बैंक है, अकाउंट रिसीवेबल है, नोट रिसीवेबल है और इन्वेंट्री या स्टॉक है। नॉन करंट एसेट किसे कहते हैं? नॉन करंट एसेट यानी ये सिक्योरिटी के आपकी कारोबार के वो इन्वेस्टमेंट जो आपने कारोबार से बाहर किए हो। सही है। फॉर एग्जांपल, आपने सर्टिफिकेट ख़रीदे हो, शेयर्स ख़रीदे हो या बॉन्ड ख़रीदे हो, लेकिन वो आपके कारोबार की मलकियत हो, तो उसको हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट, आप इसके लिए आसान अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट आप कारोबार से के अलावा इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल आपका फर्नीचर का कारोबार है लेकिन कुछ पैसे बच गए, उससे आपने शेयर्स या बॉन्ड या किसी और कारोबार में लगा लिए, तो उसको हम नॉन करंट एसेट बोलते हैं। फिक्स एसेट वो एसेट्स हैं जो जिसका वजूद हो और जो लॉन्ग टर्म यानी लंबी मुद्दती के लिए आपके कारोबार में इस्तेमाल होते हो, जिस तरह बिल्डिंग हुआ, प्लांट, मशीनरी वगैरह, ये सारे फिक्स एसेट में आते हैं। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट जो जिसका वजूद ना हो लेकिन उसकी कीमत हो, जिस तरह गुडविल हुआ, फार्मूले वगैरह हुए, एक्सपेंडिचर, ट्रेडमार्क, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर यानी जो इब्तिदाई खर्चे होते हैं, ये सारे इंटेंजिबल एसेट में आते हैं। इक्विटी किसे कहते हैं? इक्विटी जो है यानी दावे को कहते हैं कि कारोबार में जो एसेट्स हैं उस पर किसका दावा है। तो 2 किस्म के लोगों का, एक मालिक का दावा जिसको हम ओनर इक्विटी बोलते हैं और एक कर्जदार का दावा जिसको हम लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी के 2 किस्में होती हैं, एक छोटी मुद्दती कर्जे होते हैं और एक लंबी मुद्दती कर्जे होते हैं। अच्छा, ड्राइंग किसे कहते हैं? जब मालिक अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए कारोबार से पैसे निकाले तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट्स के नाम हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं लेकिन जो बड़े 2 हैं, उसमें से एक इनकम स्टेटमेंट है और दूसरा बैलेंस शीट है। इसके अलावा भी हैं
कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ओनर इक्विटी स्टेटमेंट है, इस तरह आपका जिस तरह बैंक स्टेटमेंट भी है। अच्छा, लेकिन आप लोग इधर दो सीखोगे, कौन कौन से, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम है, एक रिपोर्ट है जिसमें आपके कारोबार के एक्सपेंस और रेवेन्यू की समरी होती है। यानी इसमें आपको पता चलता है कि आपके कारोबार ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है। बैलेंस शीट किसे बोलते हैं? बैलेंस शीट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट में आपको एक साइड पर एसेट्स होता है और दूसरी साइड पर इक्विटी और लायबिलिटी होती है। अच्छा, दूसरी डिफिनीशन इनकम स्टेटमेंट की ये होती है कि इट इज़ द समरी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। बैलेंस शीट की क्या डिफिनीशन करोगे कि इट इज़ समरी ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी। अच्छा, अकाउंटिंग साइकिल, जो पूरा प्रोसेस है ना अकाउंटिंग का, वो उसको हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। अकाउंटिंग साइकिल अगले पेज पर आपको नज़र आ रहा है, इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। पहला स्टेप जो है क्या है? पहला बुक जिसको हम कहते हैं, ये आपको देखिए साइकिल पूरा नज़र आ रहा है, इसको हम इन सारे एक्टिविटी को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। पहला स्टेप कौन सा होता है? पहले आप जर्नल बनाओगे, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टेड एंट्री होगी, फिर वर्कशीट बनता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, उसके बाद क्लोजिंग एंट्री होती है, फिर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस होता है। सही है? इस सारे साइकिल को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल। अच्छा, पहला स्टेप कौन सा है? जर्नल। जर्नल जो है इंशाल्लाह बाकायदा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे। जर्नल जो है ये पहला किताब है। सही है? व्हेन एनी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक कॉल्ड व्हाट? जर्नल। इसको जर्नल भी को कहते हैं और इसको डे बुक भी कहते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको डे बुक भी बोलते हैं क्योंकि डे टू डे ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होती हैं, और इसको जर्नल भी बोलते हैं। दूसरा किताब जो होता है जर्नल से फिर लेजर बनता है। लेजर में क्या होता है? लेजर में तमाम ट्रांजेक्शन जो है उसको क्लासिफिकेशन उसकी होती है। क्लासिफिकेशन मीन उसको अलग अलग किया जाता है। सही है? लेजर में फॉर एग्जांपल इसमें कैश का सारे ट्रांजेक्शन अलग हो जाते हैं। उस एक किताब को जो लेजर बनता है या एक बुक बनता है उसको हम कैश लेजर बोलते हैं। परचेज का अकाउंट अलग हो जाता है, सारे परचेज का ट्रांजेक्शन अलग होते हैं तो उसको हम परचेज लेजर बोलते हैं। सेल्स के सारे ट्रांजेक्शन अलग हो जाते हैं, उसको हम सेल लेजर बोलते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो है हम यानी जितनी किताबें होती हैं उसके बैलेंस हम निकालते हैं ना, या डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। तमाम लेजर के डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हम इकट्ठे करते हैं और डेबिट और क्रेडिट को चेक करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल आया या नहीं। उस स्टेटमेंट को या उस किताब को हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। अच्छा, एडजस्टमेंट किसे कहते हैं? कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आपसे कोई एंट्री रह गई है तो फिर उसकी क्या करते हैं? उसको रिकॉर्ड करते हैं और उन एंट्री को हम एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। फिर हम एक वर्कशीट बनाते हैं, इंशाल्लाह ये सीखोगे। इसको 10 कॉलम वर्कशीट बुक भी कहते हैं। इसमें 10 कॉलम बनते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये सारे इस वर्कशीट में बनते हैं। इंशाल्लाह इसको फिर हम सीखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर ये जो दो स्टेटमेंट हम बार बार पढ़ रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बनते हैं स्टेप नंबर 6 में। 7 में क्लोजिंग एंट्री होती हैं, यानी एक साल के पूरे रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। फिर अगले साल के आगाज़ करने के लिए हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनते हैं। द फाइनल फेज होता है अकाउंटिंग साइकिल इस प्रिपरेशन ऑफ पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। दिस इज प्रिपेयर टू प्रूव द एक्यूरेसी द रिकॉर्ड आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्यूरेसी चेक करने के लिए भी ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनता है। ये किस तरह बनाएंगे, इस पर अलग अलग चैप्टर होंगे, इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली हम सीखेंगे। अच्छा, आप लोग कोशिश कर लें कि इसके ये एक्सरसाइज जो हैं, ये क्वेश्चन, ये ना आप लोग देख पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन दैट इट हैज़ व्हाट वाइडर स्कोप देन बुक कीपिंग। जिस तरह आप लोगों ने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का फ़र्क पड़ा, तो आप पहले डिफिनीशन करोगे और फिर उसके देखोगे कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग से क्यों जो है वो उसका स्कोप वाइडर है। फिर ये हमने डिटेल से पढ़ा। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों ने पीछे पढ़े कि अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है। डिस्क्राइब ब्रीफ एंड स्पेशल फील्ड ऑफ अकाउंट। ये सारे सवाल जो हैं हमने पढ़ लिए, इसको आप जो है इधर से पढ़कर आप दोबारा लेक्चर 1, 2, 3 देख ले तो आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट पर आ जाए। पहला इधर लिखा है कि कैपिटल रेफर टू द इक्विटी ऑफ ओनर इन द फर्म।
कैपिटल किसे कहते हैं? मालिक के पैसों को कहते हैं, बिल्कुल सही। लायबिलिटी आर द क्लेम ऑफ द आउटसाइडर इन द बिजनेस, ये भी बिल्कुल सही, ट्रू है, सही है। अच्छा, फिर ऑडिट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, बिल्कुल ये बात भी सही कह रहा है। ऑडिटिंग जो है ये अकाउंट बुक की क्लास एग्जामिनेशन है। डी नंबर कह रहा है कि एसिड्स कंज्यूम विद इन अ ईयर आर कॉल्ड फिक्स एसिड, नहीं ये गलत है, उसको तो करंट एसिड बोलते हैं ना। एसिड कंज्यूम विद इन ईयर आर कॉल्ड व्हाट? करंट एसिड, इधर फिक्स लिखा है, ये गलत है। बिल्डिंग परचेज फॉर ऑफिस विल बी इंक्लूडेड इन द परचेज, नो गलत, परचेज में नहीं होगा। परचेज में क्या आता है? मर्चेंडाइज आते हो, ये तो फिक्स एसिड में आता है, सही, ये गलत। फिर एफ कह रहा है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इज़ अ फिक्स एसिड, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है ये करंट एसिड में आता है, ये भी गलत कह रहा है, सही है। एफ नंबर क्या कह रहा है? जी नंबर क्या कहते हैं? रेवेन्यू मीन इनकम, बिल्कुल ये ट्रू है कि रेवेन्यू का मतलब इनकम है, सही है। ये ग्रास इनकम को रेवेन्यू यानी सेल जो है ये आपका इनकम है। इनकम की फिर किस में होती है ना, जो प्रॉफिट आता है वो फिर उसको नेट इनकम बोला जाता है। तो रेवेन्यू जो है ये इनकम है, बिल्कुल सही है। एच, कास्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन द सेम थिंग, क्या कास्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ही चीज़ें? नहीं, ये अलग अलग है। आई, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये पूरा ये जो साइकिल होता है ये बनता है, कास्ट अकाउंटिंग में ये प्रोडक्शन से रिलेटेड जो काम होता है, यूनिट कास्ट इसमें निकाला जाता है, तो ये सेम नहीं होता। आई नंबर क्या कह रहा है कि द अकाउंटेंट वर्क इज़ वाइडर स्कोप देन बुक कीपर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अकाउंटेंट का काम जो है वो बुक कीपर से वाइडर है, बिल्कुल। कमीशन रिसीव इज़ एन एक्सपेंस, ना ये गलत कह रहा है, कमीशन रिसीव जो है ये इनकम है, कमीशन पेड जो है वो एक्सपेंस है, समझ आ गई ना इसकी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ये आपने तो फिल किया है, लेकिन फिर भी इधर देख लें। कैश एंड गुड्स इन्वेस्टेड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, बिल्कुल। आप कारोबार कैश से शुरू करो, एसेट से शुरू करो, जिस अशिया से शुरू करते हो उस सबको कैपिटल बोला जाता है। एनी एक्टिविटी, हर वो काम अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जो कारोबार, हर वो एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए हो उसको बिजनेस कहा जाता है। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी इज कॉल्ड अकाउंटिंग, बिल्कुल। द गुड्स परचेज फॉर रीसेल आर कॉल्ड मर्चेंडाइज, बिल्कुल। वो अशिया जो आप रीसेल के लिए परचेज करते हो उसको हम मर्चेंडाइज बोलते हैं, बिल्कुल सही। अ पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर, वो बंदा जो कारोबार में पैसे लगाता है, कारोबार चलाता है, उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, सही है, बैलेंस शीट जो है। क्रेडिटर आर क्लेम ऑफ आउटसाइडर, क्रेडिटर जो है वो आउटसाइडर का क्लेम होता है अगेंस्ट द एसेट्स। एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन आर थिंग इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, सही है, ये भी सही। गुड्स sold in the course of trading are called sale, बिल्कुल। any documentary evidence, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? वोचर बोलते हैं। द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? कीपिंग इधर लिखा है, हाँ। द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? बुक कीपिंग। अच्छा, फिर यहाँ पर MCQs है, MCQs देख ले कि MCQs क्या बोल रहे हैं इसमें। अच्छा जी, अभी MCQs है थोड़े। अच्छा, पहले MCQs कह रहा है कि द आर्ट ऑफ व्हाट, क्या लिखा है? करेक्टली रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन सेट ऑफ बुक इज कॉल्ड बुक कीपिंग, सही है। अच्छा, एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन ट्रांजेक्शन कहते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। टोटल क्रेडिट परचेज नॉट येट पेड इज कॉल्ड व्हाट? क्रेडिटर, सही है। जिसको पैसे हमने अदा उसको क्रेडिटर बोलते हैं, जो परचेज आपने की होती है। द कास्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज इन अ बिजनेस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपेंस, यानी वो कास्ट गुड्स और सर्विस जो बिजनेस में हुई है उसको हम खर्चा बोलते हैं। अमाउंट रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीव, ये आसान है, ये आप लोगों ने। एनी फिजिकल थिंग दैट हैज मनी वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट? एसेट, सही है, यानी वो चीज़ जिसकी कीमत हो, कारोबार की मलकियत में, वो एसेट कहलाता है। द टर्म एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर आर सेम इन नेचर, बिल्कुल इसमें फ़र्क है, लेकिन जब आप अकाउंट सीखोगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। द अदर नेम ऑफ द परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा, जो परचेज रिटर्न होता है उसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, और जो सेल रिटर्न होता है उसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, क्योंकि परचेज रिटर्न बाहर जाता है और सेल रिटर्न वापस आता है। अच्छा, द कंसेशन गिवन बाय द सेलर टू द बायर इज कॉल्ड व्हाट? ट्रेड डिस्काउंट,
सही है। और इफ़ द डिफेक्टिव गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, उसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। सही। अच्छा, अभी आप इस काबिल हो कि आप इन छोटे छोटे क्वेश्चन के जवाब दे सको कि बिजनेस किसे कहते हैं, ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, परचेज, एसेट, लाइबिलिटी, प्रोप्राइटर, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग। सही है। इक्विटी, ये चीज़ें अकाउंट आपसे अगर कोई पूछ ले तो इनके आंसर आपको आने चाहिए। सही है। अच्छा, ये डिफिनीशन ऑफ टर्म, ये सारे टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने सीख लिया, आप इसको डिफाइन कर सकोगे। सही है। अच्छा, पहला एक्सरसाइज अभी आ रहा है। एक्सरसाइज में कह रहे हैं कि द फॉलोइंग थिंग्स आर अवेलेबल इन अ फर्नीचर शॉप। सही है। आज नीचे आपको कह रहा है कि ये एसेट्स हैं कि मर्चेंडाइज है। अच्छा, तो अच्छा, मर्चेंडाइज और एसेट में ये फ़र्क है ना, जो चीज़ आप ख़रीदते फ़रोख्त करते हो उसको मर्चेंडाइज बोलते हैं, और जो कारोबार में परमानेंटली इस्तेमाल होते हैं तो उसको हम एसेट्स बोलेंगे। सही। अच्छा, सोफ़ा सेट फॉर द ऑफिस मैनेजर, देखो ये तो आप फ़रोख्त नहीं करते, इस पर तो मैनेजर बैठा होता है, तो ये एसेट्स हुआ। सोफ़ा सेल इन शोरूम, सोफ़ा जो शोरूम में आप सेल करोगे तो वो मर्चेंडाइज हुआ। डाइनिंग टेबल इन शोरूम, ये भी मर्चेंडाइज हुआ क्योंकि इसको आप फ़रोख्त करोगे। सही है। कारपेट इन शोरूम, इसको भी आप फ़रोख्त करोगे तो ये भी मर्चेंडाइज है। एयर कंडीशन तो इस्तेमाल होता है, ये एसेट्स हैं। सीलिंग फैन भी इस्तेमाल होता है, ये भी एसेट्स है। वैन जो है आपकी गाड़ी, ये भी एसेट्स है। टूल फॉर वर्कमैन, ये भी एसेट्स है। सही है। फिर कह रहा है कि एक्सरसाइज नंबर 2 में, एक्सरसाइज नंबर 2 में कह रहा है कि मदीना जनरल स्टोर परचेज द फॉलोइंग आर्टिकल। नीचे आपको विच ऑफ द अबव आइटम आर एसेट्स एंड मर्चेंडाइज, कौन से मर्चेंडाइज है को देख, मैंने आपको आसान फार्मूला बता दिया। जिसको आप परमानेंटली इस्तेमाल करते हो, फ़रोख्त पर्पस के लिए नहीं होता, वो एसेट्स है। जिसको आप ख़रीद और फ़रोख्त करते हो तो वो मर्चेंडाइज है। 10 डजन ऑफ रेक्सोना सोप, ये मर्चेंडाइज है। 150 सर्फ एक्सेल, ये भी मर्चेंडाइज है। 15 डजन ऑफ टूथपेस्ट, ये भी मर्चेंडाइज है। वॉल क्लॉक फॉर सेल, ये भी मर्चेंडाइज है। न्यू शोकेस फॉर शॉप, अभी देख शोकेस तो आप नहीं बेचोगे ना, ये तो आप उसमें चीज़ें रखोगे, तो ये एसेट्स है। 20 बॉटल ऑफ जामशीरी, ये मर्चेंडाइज है। एयर कंडीशन है तो ये एसेट्स हुआ। सीलिंग फैन है, ये भी एसेट्स हुआ। 10 डजन ऑफ तिब्बत सोप है तो ये मर्चेंडाइज। कैलकुलेटर फॉर मैनेजर, तो ये एसेट्स हुआ। अच्छा, डी नंबर 3 नंबर, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट इन एसेट्स, लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी। अभी इसमें आप पहचान करोगे कि कौन सा एसेट है, कौन सा लाइबिलिटी है और कौन सा ओनर इक्विटी है। चाहे अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, एसेट है लेकिन कैपिटल जो है ये ओनर इक्विटी में आता है। आपने इधर इसको के साथ ओनर इक्विटी लिख दें, ओनर इक्विटी। सही है। लोन फॉर बैंक, ये लाइबिलिटी है। मशीनरी, ये एसेट्स है। अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है। बिल्डिंग आपका एसेट्स है। सही है। नेट इनकम, अच्छा नेट इनकम आपने देख इधर लिखा है। नेट इनकम जो है ये इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है। इट इज़ डिफरेंट बिटवीन व्हाट, इट इज़ डिफरेंट बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। लेकिन जब ये नेट इनकम क्या होता है, ये नेट इनकम फिर जमा होता है किसके खाते में, ये ओनर इक्विटी कैपिटल के साथ जमा होता है। सही है। तो ये ओनर इक्विटी में जाता है, आपने एसेट लिखा है। एक्सपेंस पेएबल, ये लाइबिलिटी है। सही है। नेट इनकम आखिर में कहाँ पर, ये मालिक के पैसों के साथ ऐड हो जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट एक्सपेंस या रेवेन्यू। डिस्काउंट पेड एक्सपेंस, सैलरी पेड, देखिए पेड जो है ये एक्सपेंस। रेंट रिसीव जो है ये रेवेन्यू। कस्टम ड्यूटी एक्सपेंस है। कमीशन रिसीव, देखिए रिसीव है तो ये रेवेन्यू है, अगर पेड होता तो ये एक्सपेंस होता। एडवर्टीजमेंट आपकी एक्सपेंस। सेल्स ऑफ गुड्स रेवेन्यू। परचेज ऑफ गुड्स एक्सपेंस। फिर है क्लासिफाई द फॉलोइंग एसेट्स इन करंट और नॉन करंट और फिक्स एसेट। कैश आपका करंट एसेट है। सही है। बिल्डिंग फिक्स एसेट में आता है। सही है। ये क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल, क्या लिखा है, स्पोर्ट्स मटेरियल आपके करंट एसेट्स में आता है। अच्छा, दुकान किस चीज़ का है, क्लासिफाई। इन्वेस्टमेंट आपका नॉन करंट एसेट है। इलेक्ट्रिक फैन आपका फिक्स एसेट है। गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट है। इन्वेंट्री आपका करंट एसेट है। फर्नीचर फिक्स एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल आपका करंट एसेट है। प्राइस बॉन्ड आपका नॉन करंट एसेट है। स्पोर्ट्स मटेरियल आपके करंट एसेट्स हैं। और कॉपीराइट ये इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। सही है। अच्छा, फिर है परचेज मीन आर्टिकल ऑफ परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। बिलो इज द गिवन सम ऑफ परचेज ऑफ
सेन, ये आपके सारे परचेज है, लेकिन रिक्वायरमेंट में आपसे क्या कह रहा है कि क्लासीफाई दीज एक्सपेंस इन परचेज एसेट्स एंड पर्सनल एक्सपेंस। तो ये जल्दी जल्दी करते हैं। पहले कि ही परचेज कारपेट फॉर द शॉप, तो ये आप कारपेट जो हैं ये एसेट्स में आता है, सही है। इसके लिए एंट्री क्या होगी, एंट्री बाद में हम सीखेंगे, लेकिन इसके लिए एंट्री होगा कारपेट डेबिट और कैश क्रेडिट। ये फ़िलहाल आप एंट्री छोड़ दें, क्योंकि एंट्री के लिए हम बाकायदा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अभी आप लोग देख लें कि ये एसेट्स हैं कि परचेज है। अच्छा, परचेज फर्नीचर, देख जब फिक्स एसेट्स आता आ जाए ना तो ये एसेट्स। परचेज लेडीज शूटिंग फॉर लाहौर रुपीस, ये देखिए अभी ये लेडीज सूट्स जो है ना, ये आप इसको फ़रोख्त करोगे तो ये परचेज़ में आएगा, ये मर्चेंडाइज़ है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइज़, तो ये परचेज़ में आएगा। परचेज़ पर्दा क्लॉथ, इसको भी आप फ़रोख्त करोगे, सही है, तो ये भी परचेज़ में आएगा। परचेज़ क्लॉथ फ्राम दी फैसलाबाद फॉर मैरिज ऑफ हिज डॉटर, अच्छा अपनी बेटी की शादी के लिए जो चीज़ ख़रीदे तो उसको पर्सनल एक्सपेंस कहते हैं। ड्राइंग, ही परचेज़ रेडीमेड जेंट्स सूट फॉर शॉप, तो ये भी परचेज़ है क्योंकि इसको आप फ़रोख्त करोगे। परचेज़ रेडीमेड लेडीज सूट, ये भी परचेज़ है क्योंकि ये मर्चेंडाइज़ है, क्योंकि इसको आप वापस फ़रोख्त करोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि गिवन 10 मोस्ट कॉमन एक्सपेंस ऑफ द क्लॉथ मर्चेंडाइज, गिव 10। अच्छा, रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज़, इसमें आपने टोटल अमाउंट ऑफ परचेज़ कैलकुलेट करना होगा। तो पहले देख लो कि कौन कौन से इसमें परचेज़ है। परचेज़ 10 एयर कंडीशन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो अभी एयर कंडीशन ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो नहीं है, तो ये परचेज़ हुआ। परचेज़ न्यू फर्नीचर फॉर द ऑफिस, अभी ये एसेट है क्योंकि आपने दफ्तर के लिए ख़रीदा है। परचेज़ रेफ्रिजरेटर फॉर सेल, तो ये भी परचेज़ है। तो परचेज़ 10 टेलीविज़न, तो ये भी परचेज़ हैं। परचेज़ 3 इलेक्ट्रिक फ़ैन, तो ये भी परचेज़ हैं। परचेज़ 5 वॉशिंग मशीन फॉर सेल, ये भी, सिर्फ इस एक के अलावा बाकी तमाम परचेज़ है। तो इसको जब आप जमा करोगे तो आपके पास आंसर 3,70,000 आएगा और एसेट 20,000 के आएंगे। 20,000 का दूसरा कौन सा है, अच्छा एक ये भी है, सॉरी ये वाला, कि परचेज़ 3 इलेक्ट्रिक फ़ैन फॉर इंस्टॉलेशन इन शोरूम, क्योंकि इसको आप शोरूम में लगाओगे, तो ये भी एसेट्स हैं और ये भी एसेट है। बाकी तमाम क्या है, परचेज़ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंट इक्वेशन शुरू करेंगे। यहाँ तक काफ़ी है। और फिर मैं बताऊं कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें।